निफ्टी के 17,400 के लेवल को देखकर यहाँ पर काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि आज के डेट में कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। तो ये बात पूरी तरह से बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपना हॉरिजॉन ये डिफाइन करना पड़ता है। और उसी को देखते हुए आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा 6 लार्ज कैप कंपनियां जो मेरी अपनी फेवरेट है, और आपको एक्शनेबल इनपुट देने के लिए मैं कंक्लूजन में स्ट्रेटेजी की भी चर्चा करूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं किस तरीके से एक्यूमुलेट करता हूं अगर मुझे किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है और उसके शेयर्स को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि यहां पर औने पौने दाम पर शेयर्स को एक्यूमुलेट नहीं करना है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्री डिफाइन तरीके से रखनी है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुई, यानी कि उसका मौका मिला, वहां पर ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी इनिशिएट करनी है। अब इसके लिए आपको बिल्कुल मार्केट पूरी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा दिन आप शेयर मार्केट देखते रहें, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं ये वीडियो खास सीरियस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूं जो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रखते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त होने जा रही है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो शेयर मार्केट में अक्सर ये देखा गया है कि जो नए लोग होते हैं वो अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से पूछ के ही शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि उन रिलेटिव्स या दोस्तों को भी शेयर मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से आप वहां पर नुकसान कर बैठते हो। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर लगेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सके। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट की सलाह देता है और अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए आप मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ सकते हो, जहां आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देगा। और जैसा कि आप जानते हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले लगता है एक डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें 30 वर्ष से अधिक का तजुर्बा, 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत से बेनिफिट और एक फ्री डीमैट अकाउंट, साथ ही साथ कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें आप उनके एआई बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालकर अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करें। अब आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर आपके साथ 6 लार्ज कैप कंपनीज की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करूंगा। ये इंफॉर्मेशन ब्रीफ तरीके से होगी, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो स्ट्रेटेजी का है, जो थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो यहाँ पर जो पहली लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये करीबन अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रही है। यहाँ पर केवल 3% ही नीचे है अपने 52 वीक हाई से। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक साल के अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चार्ट है इस प्राइवेट बैंक का। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख पा रहे हो, ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना ऊपर यहाँ से ट्रेड कर रहा है। और इस लाइन को मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद जरूर बताऊंगा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आज के इस वीडियो में। अगर हम कंपेयर भी करें आईसीआईसीआई बैंक को उसके पीयर्स के साथ, तो आप इजीली रिजल्ट्स देख पा रहे हो। जो 5 साल के रिटर्न है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं सबको पीछे छोड़ते हुए दिख रहा है। 20% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में। क्वार्टरली नंबर्स में भी आपको कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। चाहे आप अभी बात करें सेल्स ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की, या तो स्टॉक प्राइस के सीएजीआर रिटर्न्स की, आपको वहां पर भी सारी चीजें अप टू द मार्क मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट के परसेंटेज नंबर्स कंसिस्टेंट वे में इस बैंक का जो स्टॉक है वो क्लॉक करता आया है। तो ये एक विनिंग बैट है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो विनिंग बेट है उसे ही हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीतने वाले घोड़े के साथ रहोगे तो घोड़े के जीत के साथ आपकी वेल्थ भी जरूर बनेगी। मैं यहाँ पर घोड़े के जुआ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल इस सेंटेंस को यूज कर रहा हूं।
और अब अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो ये मेरी फेवरेट कंपनी है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है, कोल इंडिया लिमिटेड का। बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड रखता है स्टॉक और हाल ही में काफी अच्छा चलना भी शुरू कर दिया है स्टॉक ने। यहाँ पर अगर आप स्टॉक पी को देखोगे जो कहीं ना कहीं स्टॉक की वैल्यूएशन को दर्शाता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। 52 वीक हाई से केवल 4% की दूरी पे खड़ा हुआ है ये कंपनी का स्टॉक। यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो अगेन एक साल का चार्ट जो है वो आपको काफी अच्छा दिखेगा, मूवमेंट काफी डिसेंट दिखेगी। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है 200 दिन की मूविंग एवरेजेस है, इसे आप देखोगे तो काफी ज्यादा ऊपर है, जो दर्शाता है कि इस कंपनी के स्टॉक में अभी भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर आप इसे कंपेयर करते हो बाकी प्लेयर्स के साथ, तो आप देख पाते हो कि जो डेप्थ है वो सबसे कम आपको लगभग इस तरीके की कंपनी पे, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बहुत ही ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है, उसके हिसाब से अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे तो डेप्थ आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। 3 साल के और 5 साल के अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो वहां पर कहीं ना कहीं इस कंपनी का स्टॉक जरूर मार खाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाल ही में इस कंपनी का स्टॉक चलना शुरू हुआ है, तो 1 साल के अगर आप रिटर्न्स देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक के दिखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देख रहे हो तो काफी अच्छे तरीके से इस फिगर में आपको एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड दिखेगा। हालांकि जो ये मई 2022 के नंबर मैं रेफर कर रहा हूं, वहां पर तो आपको इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा जंप भी देखने के लिए मिला था। सेल्स ग्रोथ को अगर हम देखें तो नंबर ठीक ठाक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी एवरेज है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि हाल ही में इस कंपनी का स्टॉक चलना शुरू हुआ है, 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। शायद इस रेस में कहीं ना कहीं आगे भी निकल जाए, ऐसा मैं होप कर रहा हूं। मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपके साथ एक ओपिनियन को एक्सचेंज कर रहा हूं। तो स्टॉक प्राइस CAGR में तो इस कंपनी के स्टॉक ने खासा कुछ अच्छा नंबर नहीं दिखाया हुआ है। ROE की बात करें तो यहाँ पर ROE इसका मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक प्राइवेट बैंक कवर कर ली, एक एनर्जी सेगमेंट में से कवर कर दिया, एक अब IT में से पिक करते हैं क्योंकि IT एज अ सेक्टर काफी पिटा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं पिटने की रफ्तार को देखूं तो टेक महिंद्रा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। टेक महिंद्रा के अगर हम स्टॉक को देखें तो यहाँ पर 1000 रुपए पर हमेशा ये रेंगते हुए दिखता है, कहीं ना कहीं उससे नीचे आ जाता है और फिर उसी रेंज में फंसता हुआ हमने इसे देखा है। कुछ हफ्तों से एटलीस्ट ये इसी तरीके का कामकाज कर रहा है। यहाँ पर अगर 52 वीक हाई से दूरी की बात करें तो 40% से ज्यादा की है वो, तो पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये याद रहे कि IT सेक्टर के लिए सेंटिमेंट्स इस समय पर थोड़े फेवर में नहीं है और यही ग्रे एरिया है जहां पर इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, खास करके वे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज पर अपना दाव लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से मुझे टेक महिंद्रा काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है। चार्ट को देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे दिखेगा इस कंपनी का स्टॉक, जिसका मतलब टेक्निकली इस कंपनी का स्टॉक वीक है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से मुझे इस कंपनी का स्टॉक काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पी आपको 20 के नीचे देखने के लिए मिलेगा टेक महिंद्रा के स्टॉक का। और यहीं पर अगर हम कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हो कि 1 साल के जो रिटर्न है वहां पर आपको टेक महिंद्रा ने करीबन 15% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। सबसे बुरी तरफ पिटा है विप्रो और यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इसी टाइम फ्रेम में माइंडट्री ने। 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर टेक महिंद्रा ने 20% के रिटर्न्स जरूर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो अगेन माइंडट्री निकल कर आ रहा है। लेकिन माइंडट्री थोड़ा सा हाई वोलेटाइल स्टॉक जरूर है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो माइंडट्री की लगभग आधी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर हम टेक महिंद्रा के साथ इसे कंपेयर करते हैं तो। और उसी के अनुसार अगर आप सेल्स देखते हो यहाँ पर तो टेक महिंद्रा की 4 गुना ज्यादा है अगर मैं माइंडट्री के साथ इसे कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन इस लिस्ट में फिर भी मैं कहूंगा अगर आप इन्फोसिस देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं काफी बैलेंस्ड स्टॉक मुझे लगता है। तो IT सेक्टर में चॉइस आपकी रहेगी। इन्फोसिस भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। टेक महिंद्रा वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर प्राइस पोटेंशियल के हिसाब से देखूं तो मुझे इस समय पर ठीक लग रहा है, जिस वजह से मैं इसे कवर भी कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो नेट प्रॉफिट में आपको एक
इम्पैक्ट जरूर दिखेगा और जिस वजह से स्टॉक प्राइसेस में भी ये चीज कहीं ना कहीं फैक्टर्ड है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो करीबन 20% की एवरेज रही है अगर हम 10 वर्षों की बात करें, लेकिन 5 और 3 वर्षों की बात करें तो ये 10% से भी कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर हम देखें तो 10 वर्षों के हिसाब से 17%, 5 वर्षों के हिसाब से 15%, 3 वर्षों के हिसाब से 9%। स्टॉक प्राइस यील्ड या रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल के रिटर्न्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स पर इस कंपनी के स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है, 20% का एवरेज नंबर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। चौथी कंपनी मैंने ऑटोमोबाइल से पिक की है जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 2 डिस्क्लेमर है इस कंपनी के स्टॉक को पिक करने के पीछे। एक, मेरे अपने पोर्टफोलियो में तो ये सारे स्टॉक हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। दूसरा, मेरे पास जो गाड़ी है वो भी मारुति सुजुकी की है तो मैं बायस्ड जरूर हो सकता हूं, लेकिन यहां पर इस स्टॉक को अगर हम देखें तो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 10,000 रुपए का है, जो मेरा पर्सनल लक्ष्य भी कहीं ना कहीं है, जिसे अब तक इस कंपनी के स्टॉक ने नहीं छुआ है। इस रैली में जो ऑटोमोबाइल की रैली आई, मैं सोच रहा था, मैं काफी आशावादी था कि कहीं ना कहीं इस कंपनी का स्टॉक इस लेवल को जरूर छुएगा, लेकिन अब तक ये नहीं हो सका है। मैं भी लाइन में लगा हुआ हूं और इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को यहां पर देखें तो 52 वीक हाई से केवल 4% ही नीचे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। चार्ट को अगर हम देखें तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और सारे ही ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक इस समय पर काफी ज्यादा स्ट्रांग जरूर दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में यानी कि एटलीस्ट 3 से 5 वर्षों की बात करें तो वहां पर जिस हिसाब से मारुति सुजुकी डे बाय डे इनोवेशन में अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए दिख रहा है, उस रफ्तार को देखते हुए मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर इस कंपनी का स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। कंपैरिजन की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति की कंपैरिजन हम देख सकते हैं, लेकिन डेप्थ को अगर आप देखोगे तो मारुति के पास डेप्थ बहुत ही कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत अच्छा स्टॉक है जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिया और मैंने हिस्ट्री में इसे जरूर कवर किया था जब ये 700 रुपए के आसपास का स्टॉक था लगभग 1 साल पहले। काफी वीडियोस में मैंने चर्चा करी थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मैंने इस स्टॉक को प्रेजेंट करके अपने एक ओपिनियन को भी एक्सचेंज करा था। इस समय पर मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और खास करके स्कॉर्पियो को लेकर जो बुकिंग की हाइप आई है उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस भी आ रहे हैं, जिस वजह से मेरा कन्विक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं ठहर रहा है और उन्हीं चीजों को देखकर मैं एग्रेसिव बाइंग एटलीस्ट नहीं कर रहा हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और इस वीडियो में ऑटोमोबाइल में मैंने मारुति को जगह दी हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आपको जरूर एक डिप देखेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंसिस्टेंसी देखें तो 1000 करोड़ के ऊपर की कंसिस्टेंसी हमेशा लगभग हमें देखने मिली है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 9, 10, 15% के आसपास के नंबर्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इन्हीं तरीके के नंबर्स हमें देखने के लिए मिले हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर केवल 10 वर्षों में ही हमें पॉजिटिव नंबर दिख रहा है और बाकी सारे वर्षों में यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 15 से 20% के सीएजीआर रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक से आराम से बनते हुए दिखे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये सिंगल डिजिट का है। ये एक ऐसी एरिया है जहां पर मुझे लगता है कि इस कंपनी का स्टॉक अपने निवेशकों को काफी ज्यादा निराश भी करता रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या ये नंबर सेम रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। एटलीस्ट जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर की एक बैंक चुनी हुई है मैंने, जो 5वें नंबर का स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गली मोहल्ले हर जगह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच जरूर दिखेगा। आपके भी एरिया में होगा, जरूर आपने देखा होगा। यहां तक मेरे काफी व्यूअर्स का अकाउंट भी शायद एसबीआई के साथ होगा। नंबर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक पी ठीक ठाक है, बिल्कुल बुरा नहीं है। वैल्यूएशन काफी अच्छी लग रही है। अगर हम इस समय की बाजार की रफ्तार को देखें तो उस हिसाब से तो एसबीआई कहीं ना कहीं सस्ता ही है बॉस। 52 वीक हाई से करीबन 3% ही नीचे है। यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है, जो दर्शाता है कि टेक्निकल स्ट्रेंथ भी बनी हुई है इस बैंक के स्टॉक में। और हाथी को किसके साथ कंपेयर करोगे आप? बाकी सारे खिलाड़ी पानी कम ही दिखेंगे आपको। यहाँ पर ये सारे पीएसयू बैंक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो 5 वर्ष के रिटर्न्स केवल एक ही बैंक के पॉजिटिव है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मैं कवर भी कर रहा हूं। 3 वर्ष के रिटर्न्स को देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको एसबीआई के दिखेंगे
और अगर 1 वर्ष के रिटर्न आप देखोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बाजी मारता हुआ जरूर दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे इसमें आपको मसाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगी। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 9,500 इस रेंज में इस बैंक ने अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट तरीके से रिपोर्ट किया हुआ है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफी अच्छे नंबर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 15 से 20% की एक्सपेक्टेशन तो इस बैंक के स्टॉक से भी एक रिटेल इन्वेस्टर को उम्मीद रखने का पूरा हक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आपको एवरेज जो है वो 6 से 7% का देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर एक कंपनी मैं फार्मा सेक्टर से भी पिक कर लेता हूँ जिसका नाम है सिप्ला लिमिटेड। इसे भी मैंने बहुत बार कवर किया है। काफी स्लो चलता है वैसे इस कंपनी का स्टॉक, तो उसको देखते हुए एक सेफ बेट भी लगती है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, यानी कि कम वोलेटिलिटी है तो उसकी वजह से नी जर्क रिएक्शंस कम होते हैं। और ये वीडियो वैसे भी उनके लिए मैं बना रहा हूँ जो जॉब करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी कुछ पैसे उन्हें पार्क रखने हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेटिस्टिक्स देखोगे आप तो थोड़ा महंगा वैल्यूएशन के हिसाब से मैं देखूं, मुझे ये कंपनी का स्टॉक जरूर लग रहा है। 52 वीक हाई से 4.5% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 200 दिन के मूविंग एवरेजेस को देखें उससे काफी ऊपर इस कंपनी का स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। अब काफी ऊपर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो 100 रुपया ऊपर भी इस स्टॉक के लिए काफी ज्यादा ही कहलाता है। यहाँ पर अगर पीयर्स के साथ कंपेयर करोगे तो 5 साल के रिटर्न्स आपको मोटा मोटा जो की प्लेयर्स हैं मार्केट में उनके साथ ही आपको कैलिब्रेटेड होते हुए दिखेंगे। टोरेंट फार्मा के हालांकि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 3 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको सबसे टॉप पर सिप्ला के ही रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। 1 साल के रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरा फार्मा सेक्टर प्रेशर में रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 16.5% के रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेट प्रॉफिट जून में काफी अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, मुझे काफी पसंद आए हैं और उसकी वजह से आप इसके स्टॉक में वो मूवमेंट भी देख रहे हो। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10% से ज्यादा आपको दिखेगी, एक्सेप्ट 5 वर्ष के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको कम दिखेगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20% से ज्यादा के है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 वर्ष के अगर आप देख रहे हो तो 27% के है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो 20-25% या 15 से 25% इस रेंज की एक्सपेक्टेशन तो की जा सकती है। ROE की बात करें तो 10% से ज्यादा का रहा है। अब हम एक बार स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैच 1 ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ अभी अभी करी है। मार्केट रेट है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तभी के रेट्स है। क्वांटिटी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने एक क्वांटिटी सेट करके रखी है। इसे कोई भी व्यक्ति जो मेरा व्यूअर है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अमाउंट, इस क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाता है और उसके हिसाब से एलोकेशन सेट है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इस कॉलम का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे स्ट्रेटेजी में। मैंने यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेजेस की डेटा को कैप्चर किया हुआ है जो आज के डेट में अप्लीकेबल होती है। आप अगर ये वीडियो भविष्य में देख रहे हो तो आप कोई भी फ्री वेबसाइट से इस डेटा की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली आप जब एंट्री करोगे इनमें से किसी स्टॉक में तो उस दिन के 200 दिन के मूविंग एवरेजेस की डेटा आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इस समय ये जो भी कंपनीज मैंने कवर करी ये 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से इस हिसाब से दूरी पर है। केवल एक टेक महिंद्रा जो नीचे की तरफ है, टेक्निकली वीक स्टॉक है, और बाकी सब अगर आप देखोगे तो ये 8 से 12-14% ऊपर चल रही है, जिसका मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो यहां पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए बैच 1 में किसी ने इस अनुसार काम किया और उसके 45,000 रुपए के आसपास का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है दोस्तों। तो यहां पर लोग पूछते हैं कि एक बार तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम मुझे कब इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए खास ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत काम का है। यहां पर आप, मैं स्क्रॉल करता हूं इसे नीचे, तो यहां पर आप देखोगे ये है बैच 2, ठीक है, ये हमारे स्टॉक्स हैं। ओके,
ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके साथ कवर किए हैं। यहाँ पर रेट मैंने एक डाला हुआ है, ये रेट मैंने डाला है जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है आज का, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने आज बाय कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल की टिप नहीं देने बैठा हूं, आपको एक्शनेबल इनपुट प्राप्त हो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो यहां पर परचेस रेट मैंने आज के 200 दिन की मूविंग एवरेज है उससे भी 20% नीचे का रखा हुआ है। आज मान लीजिए जो ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है, ठीक है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से ऑलरेडी 12.5-13% ऊपर है, और मैं यहाँ पर इस 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 731 रुपीज की है उससे भी 20% नीचे का रख रहा हूं। ऐसा क्यों रख रहा हूं, उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि जो लंबी अवधि के निवेशक होते हैं दोस्तों, उन्हें आने पौने दामों पर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। जब बहुत ही ज्यादा पेन हो शेयर बाजार में या उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन टेम्पररी रीजंस की वजह से उस कंपनी में कोई संकट आया हुआ है, तभी ही अक्यूमुलेशन करनी है। एवरेजिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ड यूज कर रहा हूं अक्यूमुलेशन, की लंबी अवधि में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास जमा हो जाए सस्ते रेटों पर, ताकि कंटिन्यूअसली उस कंपनी के ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट कर सके और अपने प्रॉफिट को भी बना सके। तो यहां पर इसी तरीके से हर कंपनी के 200 दिन के मूविंग एवरेज के 20% नीचे का भाव मैंने यहां पर सेट किया है और एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी ऐड की है। अब आइडली ये अगर आप नंबर देखोगे तो जो ऊपर ये नंबर है 8 का, उसे मैंने कर दिया है दुगना, यानी कि डबल। यहां पर मैं डबल कर दूंगा, लेकिन ये आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अनुसार। आपको डबल करना है, उतना ही रखना है, 4 गुना जाना है, 10 गुना जाना है, मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल तो नहीं पता है। आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ये काम कर सकते हो। मैं बता रहा हूं कि कैसा करना चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए। मेथड पे ज्यादा फोकस करें। यहां तक जो मैंने स्टॉक्स भी बताए उन्हें भी भूल जाए। अपनी रिसर्च अनुसार कोई और दूसरे फेवरेट स्टॉक्स हैं जिन्हें आप नीचे कॉमेंट्स में भी लिख सकते हो, उसे आप रेफर करें। या तो आपको लगता है कि ये स्टॉक है प्लस 10-15 और भी स्टॉक्स है, चलेगा, उसमें कोई हार्म नहीं है। आप मेथड को समझें कि अक्यूमुलेशन कैसे करनी है। पेन में ही अक्यूमुलेशन करनी है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज हो तभी अक्यूमुलेशन करनी है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है पूरी बैच एक साथ एग्जीक्यूट होगी। हो सकता है 6 कंपनियों में से केवल 2 में आपको मौके मिले, बाकी 4 में आपको मौके मिले ही ना। बिल्कुल पॉसिबल है, अरमान नहीं करना है। 4,500-5 हजार कंपनियां हैं शेयर बाजार में, किसी और में मौका ढूंढ लेंगे, लेकिन मौके पे चौका मारना है। ऐसे ही बैठ के एक एक रन नहीं बनानी है। लंबी अवधि के निवेशक हो तो इस प्रिंसिपल पे जरूर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करें, डेवलप करें और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही उसे एग्जीक्यूट भी करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जो प्रयास है वो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो, यहां तक वीडियो में आप मेरे साथ बने हुए हो, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि इन चीजों से आपका फीडबैक मिलता है और आने वाले भविष्य में और भी इसी तरीके के कंटेंट प्रेजेंट करने का एक मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। बहुत जल्द मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी कुछ स्टॉक्स में कवर करूंगा, तो वो वीडियोस मिस ना हो इसके लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जो भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मेरा अपना इंटरेस्ट हो सकता है, मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। इस कंटेंट को केवल एक आप इंफॉर्मेशन पर्पज से लीजिए, मेथड को समझिए और अपनी सूझबूझ के साथ एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह के साथ ही काम करें। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिए।